Ramakrishna Bhagatji, I'm so proud today to be hosting you in this small brief interview, and you've not only made our country proud, you've made each and every individual, each and every citizen of India proud, and particularly our merchant navy. And I was just waiting for this day when I could talk to you. Namaskar, sir. नमस्कार सर एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे आपके शो में बुलाया एंड दिस इज़ रियली गुड। एंड जो आपने अभी बताया कि आप नेवल से कनेक्टेड हो, मर्चेंट नेवी से सारे उसमें कनेक्टेड हो, तो बहुत अच्छा लगा और आपसे बातें करेंगे अभी। सर, मानू मानू तो देश का बेटी बन गया अभी, एंड द काइंड ऑफ एडुलेशन, ऑफ कोर्स शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। मैं उन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, थोड़ा आगे चल के, मतलब इन हर चाइल्डहुड आपको आपको और मैडम को एज पेरेंट्स कभी पता चला अबाउट हर टैलेंट? हाउ डिड यू फाइंड एंड व्हेन डिड यू फाइंड टू नो कम टू नो ऑफ इट? एक्चुअली जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे, अराउंड मानो 3 साल की थी, बेटा 5 साल का था। सो आई जस्ट वाज थिंकिंग कि मैं इनको कहाँ पे एजुकेशन दूँ, कहाँ पे क्या करूँ। तो मैं बहुत सारे बड़े बड़े रेपुटेटेड स्कूलों में गया, बट मुझे कहीं ना कोई चीज़ परफेक्ट नहीं लगी। या तो खेल नहीं मिल रहा, या एजुकेशन में थोड़ा दिक्कत लगा, या हॉस्टल में, या एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ ऐसा लगता रहा कि कुछ कुछ ना कुछ, या मैं या मेरी वाइफ ये बोल देते थे यार यहाँ पे तो ये नहीं है। तो देन वी मूव फॉर नेक्स्ट वन। सो व्हाट वी स्टार्टेड ए स्कूल फॉर दीज किड्स, अपने अच्छा। ओन फैमिली के लिए। ओ। तो बच्चे बच्चे नोटी थे मेरे, स्पेशली मनु और बेटा। इससे 2 साल बड़ा था, ये आपस में बहुत झगड़ा करते थे। तो हमने सोचा इनकी जो एनर्जी को क्यों न खेल में चेंज किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग देम टू द वेरियस कंपटीशन जो भी आसपास में होते थे। एंड आई यूज टू गेट ए कॉर्नर चेयर और सेंट्रल चेयर बाय गिविंग सम अमाउंट टू दैट ऑर्गेनाइजर। भाई दे दिया कि भाई बच्चों को सम्मानित करने के लिए, कभी कभी 11,000 दे दी, कभी 5,000 दे दी किसी बच्चे को, जैसे छोटे प्रोग्राम जो आसपास में गांव में होते थे। तो आई यूज टू डू दैट वन, एंड ये बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका मिला वो करने के लिए। सो दैट वाज इन चाइल्डहुड ओनली, कि दोनों मेरे बच्चे बहुत ज्यादा नोटी हैं, तो इनको खेल में परिवर्तित करना चाहिए इनकी नजर। राइट। सो सर, शूटिंग ही क्यों, मतलब ये कैसे आ गया? एनी अदर स्पोर्ट्स, द होल वर्ल्ड इज देयर, इंडिया इज फेमस फॉर क्रिकेट, बैडमिंटन, आजकल फुटबॉल भी चल रहा है, शूटिंग क्यों? जाएंगे बाकी जहाँ मैं रहता हूँ हरियाणा में, वहाँ पे ज्यादातर बच्चे बॉक्सिंग करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, जो एक फेमस है। यदि आप ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियन में कहीं पे भी देखोगे, तो यदि 10 बच्चे कुश्ती में रहेंगे तो मोर और लेस 8 हरियाणा के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो राइट। वो एक कुश्ती और बॉक्सिंग का ज्यादा वो है। तो बच्चों ने स्टार्टिंग बॉक्सिंग से ही की थी, अच्छा खेला बॉक्सिंग में। तो मनु का शूटिंग तो बहुत लेट आया था मनु का, जब तक अच्छा। मनु मार्शल आर्ट में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, कराटे में, जूडो में, बहुत सारे गेम बदले इसने, और वो सारे गेम नेशनल मेडल या स्टेट मेडल के बाद चेंज किए उसने। सर, ये हरियाणा का मिट्टी में क्या है, मतलब इन द सेंस दैट हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे खेल कूद में सब सक्सेस हरियाणा से आता है, सब ऑल द ओलंपिक चैंपियंस आर ऑल फ्रॉम हरियाणा। तो मोस्टली क्या है सर हरियाणा में? हरियाणा में ना पेट की लड़ाई है। पेट की लड़ाई का मतलब ये होता है कि सब लोग जॉब ढूंढने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ना ना इंडस्ट्री है, ना खेती के लिए जमीन भी बहुत कम है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि आप अच्छा खेलोगे। एक पॉलिसी बनी थी हरियाणा में 96, 95, 96 के आसपास में। तभी जो मेडल आते थे उनको पैसा अच्छा देते थे। फिर 2004-05 में एक और दोबारा पॉलिसी बनी, उसमें ये कहा कि भाई आप को नौकरी भी बढ़िया दी जाएगी, आप बढ़िया मेडल लेके आओ, पैसे भी, नौकरी भी। तो वो जो प्रोसेस चल रहा था, उससे जो एक पीढ़ी तैयार हुई कि उनको लगा कि भाई आप जैसे ही अच्छा करोगे, आपको नौकरी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेंगे। और नौकरी भी लुक्रेटिव होती थी, पैसा भी लुक्रेटिव होता था। तो वो जो टाइम था, उस टाइम पे ये लोगों ने स्टार्ट किया, वो किया।
तो लोगों का एक बहुत बड़ा रुझान था गवर्नमेंट की पॉलिसी में इनमें, और बहुत अच्छा भी लगा था कि भाई जो पदक जीत के लाते हैं, जो उनको जॉब भी मिल जाता है तो सिक्योर हो जाते हैं। इस तरह की चीजें मोटिवेट कर रही थी जो 2005 से चल रही थी। और अभी भी मैं यही कहूंगा कि पॉलिसी मेकर्स को कि वही पॉलिसी वापस होनी चाहिए, जो पॉलिसी थी पहले, ताकि लोग बच्चों को वापस मिले। और दूसरा बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना वॉरियर्स बहुत आते थे, लड़ाई वाले इन्वेड क्या बोलते हैं वो लोग, जो इंट्रूडर्स जो होते हैं, मतलब अटैक करने वाले, जो पर्शियन गल्फ में से इसमें से आते थे। तो हमारे पूर्वज दादा परदादा वो लोग ना, उनको एक ये बन गया था कि स्ट्रोंग रहोगे तो उनसे अपोज कर सकोगे, नहीं तो वो लोग दिल्ली जीत लेंगे। तो अपने लिए सेल्फ के लिए वो भी करते थे। एंड दूसरा एक ये था कि आर्मी पुलिस और इसमें जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को फिजिकल फिट होना चाहिए। तो बस बेसिकली कुल मिला के इन वर्ल्ड वर्ड इट इज पेट की लड़ाई है, खाने की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है जी। तो सर एज मनु वाज ग्रोइंग अप, तो आप लोग को डिसीजन तो लेना पड़ा होगा कि उसको पूरा पूरा स्पोर्ट्स में डाले या तो एजुकेशन, तो वो जो बैलेंस है वो क्या, कैसे आप हैंडल की? है नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा था कि मनु अपने स्कूल में पढ़ती थी, जो मेरा अपने गांव गोरिया में है हमारा स्कूल। तो अपने स्कूल में जब पढ़ती थी तो वो जब भी गेम चेंज करती थी, हम उसके जो गेम चूज करेगी उसका कोच नियुक्त कर देते थे। पहले तो सबसे बड़ी प्रिविलेज तो हमारे पास ये थी कि बच्चे यदि कुछ करना चाहते हैं तो उस अपने बच्चों के साथ साथ में दूसरे बच्चों को भी वो बेनिफिट मिल जाए, है ना। एग्जैक्टली। तो एक तो ये एक प्रिविलेज था मनु के पास कि जब भी आके डिसीजन बता देती थी, मम्मी पापा मैं अभी ये गेम नहीं करूंगी, कल से मैं दूसरा गेम करूंगी। तो अच्छा। हमारा काम होता था उसके लिए सूटेबल कोच और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में बना सकते हैं, जैसे कि रिंग बन गया बॉक्सिंग का, या वॉलीबॉल का ग्राउंड बना दिया, या बास्केटबॉल का बना दिया, जो नहीं है इस तरह के। तो वो चीज करते थे। कई बार एक दिन आके अचानक बोली मैं कल से कबड्डी खेलूंगी, तो हमने कबड्डी कोच वो करना शुरू कर दिया। ऐसे करते जैसे बच्चे चेंज करते थे बेटा बेटी। और यही दो बच्चे नहीं मेरे, हम जो है ना ग्रैंड फैमिली है, 5-6 भाई हैं। और उनके बच्चे भी कुछ कह देते थे काकू ये करना है या हमें ये खेलना है, तो वी यूज टू सर्च फॉर दैट आल्सो, इवन हमारे नेबरर्स बच्चे भी। तो हम कोशिश करते थे सबको अकोमोडेट करें कि वो स्कूल, क्योंकि ट्रस्ट से चलता है तो हमने उसमें से कुछ बचाना तो होता नहीं है, तो हम उससे कोशिश करते हैं कि भाई वो मैक्सिमम फैसिलिटी बच्चों को दी जाए। तो सर मनु का पूछता हूँ कि उन्होंने तो इतने सारे मेडल जीता है, मतलब इन द शी हैज वन इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, आईएसएफ वर्ल्ड कप, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, एशियन एयरगन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स, ये तो लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग को मन सर, मन आप लोग को व्हाट वाज योर ड्रीम? शी नो दैट शी वाज प्रेपिंग अप फॉर म- ओलंपिक्स? मनो जब 10th क्लास में हुई थी तो सी वाज प्लेइंग कराटे, एंड वो इंडिया की टॉप दो खिलाड़ियों में से एक थी, यानी कि वो सिल्वर मेडलिस्ट थी उस टाइम पे। तो यस। उसने आके अचानक बोला पापा मैं अभी बॉक्सिंग नहीं कर, ये कराटे नहीं कराटे। करना। मैंने कहा क्या हुआ? बोलता पापा मेरे को ना 10th में मार्क्स भी सबसे ज्यादा चाहिए। मैं कहा अच्छा। 10th सीबीएसई क्लास होती है तो हम्म। आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए हम आपको ये फैसिलिटी करा सकते हैं कि जो भी टीचर्स हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम में भी आपके लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाओ। तो एक तो ये कर सकते हैं हम आपकी हेल्प, लेकिन पढ़ना आपको पढ़ना रहेगा। मनो इज ब्लेस्ड विद हैविंग, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है उसकी। अच्छा। तो हाँ, तो क्योंकि वो पेंटिंग वेंटिंग ये सब भी करती रहती है, तो उसका कोई ऐसा इवेंट नहीं छोड़ा होगा उसने स्कूल में कि जो उसको ऑलराउंडर ना बनाए, तो तो चाहे कोई वही भी मैं सोच गेम रहा हो। हूँ सर, इतना स्किल्स रखती कहाँ है, मतलब इतना ज्यादा स्किल्स आप बोल रहे हो कि पेंटिंग भी करती है। शी वाज बॉक्सिंग एक्चुअली चैंपियन, शी वाज कराटे चैंपियन, नाउ शी शूटिंग चैंपियन। हाँ, अभी शूटिंग में कुछ नए ओलंपिक के गोल्ड को छोड़ के उसके पास सभी इवेंट के गोल्ड है। और मनु चाह रही थी कि एक कैबिनेट में ओलंपिक का मेडल नहीं है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं है, तो वो करना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली वो
गोल्ड वाली बात तो नहीं हुई, बट सर वो नेक्स्ट उसने टाइम आ जाएगा. शी हैज ऑलरेडी बिकम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन टू टू मेडल्स इन वन सिंगल ओलंपिक, एंड उनका करेक्ट नाम तो करेक्ट। हिस्ट्री में ऑलरेडी चली गई है. एंड सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एज अ पेरेंट आपका तो बहुत बड़ा सपोर्ट है. एंड कमिंग बैक टू आवर मर्चेंट नेवी, आप चीफ इंजीनियर हो, आप सेलिंग करते थे, तो आप कैसे सपोर्ट करते थे उसको? एक्चुअली बेस्ट पार्ट ये है कि मेरा बेटा मेरी बेटी का बहुत सपोर्टिव है, और मम्मी तो उसकी हर बात ही मानती है। तो अच्छा. यदि कोई बात होती है जिसपे मैं एग्री ना भी होने के चांसेस हैं, तो भी उसकी मम्मी के थ्रू वो मना ही लेती है कि पापा मेरे को गेम चेंज करना, मेरे को ये लाना, मेरे को वो लाना। एंड दूसरी बात, मर्चेंट नेवी में मुझे सौभाग्य रहा, मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया। स्पेशली यदि लंबा टाइम की बात करें तो मैंने सिनर्जी के साथ काफ़ी काम किया, पर यूरेशिया थी उनके साथ किया है, ओएसएम के साथ में काम किया है। इवन मैंने वॉलम इवन मैंने एक फ्लीट में भी एक जहाज किया हुआ है। अच्छा. मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, और इत्तेफाक से मुझे स्पेशली जो दौर था मनु का ज़्यादा खेलने का, उस टाइम पे या तो मैं ओएसएम में था या मैं सिनर्जी में था। तो सिनर्जी में मुझे काफ़ी मतलब ओएसएम और सिनर्जी में मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से टच मिला कि जब भी मुझे लगा कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले आना है, तो दे ऑलरेडी ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड वाओ. मैं रीजन देता था, स्पेशली सिनर्जी में तो मैं एक बार, मनु का कैंप था तो मैं यूएस से वापस आया था, और मेरे पास यूएस वीजा भी नहीं था। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस मनु की सक्सेस में सिर्फ मेरा ही नहीं है, सीपिंग फर्टर्निटी का भी बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने भी ये चीज़ें मतलब समय समय पर हेल्प की। अ, ऐसे ही ओएसएम में भी ऐसा हुआ था। एक दो बार मुझे ज़रूरत पड़ी थी और मुझे पहले आना पड़ा था, तो लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से वो किया कि हाँ ठीक है जी, आपको ये चलो। लेकिन मैं उनको समझाता था कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, और ये मेरा रीजन है, और ये इसका एविडेंस है। जैसे कई बार होता है ना कि भाई नेशनल गेम्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो मैं वो साथ में बता के, क्योंकि मैंने कभी भी किसी कंपनी को ऐसा करके नहीं किया कि मैंने जैसे झूठ बोल के निकल लिया या कोई और बात हो। सो दे ऑलवेज हेल्प मी। एंड सर, for any sportsman, failure and injuries are a part of their success. So Manu भी शायद failures देखे होंगे उनका career में. How did she deal with how did she convert these failures into success, एक्चुअली especially in the देखिए, last Olympics, sir? देखिए शूटिंग Yeah. शूटिंग में क्या होता है कि सबसे ज्यादा इंजरी होती है। हमें लगता है कि कुश्ती, बॉक्सिंग और कबड्डी ऐसे गेमों में बहुत ज्यादा इंजरी होती है, क्योंकि मैंने लगभग सारे गेम मनु के क्लोजली देखे जो भी मनु खेलती थी। और मेरी एक आदत है कि जो गेम मनु खेलती है उसको मैं ना ए से लेके जेड तक बारीकी से बड़े लोगों के मैच देख के बारीकी अच्छा. समझने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसमें उसको साथ में डिस्कस करते हैं बहुत बार। तो शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज्यादा इंजरी होती है, स्पेशली आपका हाथ, कंधा जिसमें पिस्टल पकड़ते हो। 1 किलो 200 ग्राम की पिस्टल में आप 400 बार ऑन एन एवरेज इन दिन में आप उसको फायर करते हो। ठीक है। तो वो हर बार आपको हर 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक पकड़े रहना होता है। एक तो आपको बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए उसके लिए। और फिर क्या होता है कि आपका हाथ है ना, कि आप कोई भी चीज को पकड़ के रखो तो जो वेन्स हैं, जो हाथ की यहाँ पे वेन्स हैं, ये ना एकदम स्ट्रेस में हार्ड हो जाती हैं। तो वो बहुत बड़ा इशू होता है, जहाँ से अक्सर इंजरी होती है, और कंधे के वहां पे भी इंजरी होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि 7-8 घंटे जब खड़े रहते हैं शूटिंग का प्रैक्टिस के दौरान, तो आपके जो पैर हैं वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, क्योंकि आप खड़े रहते हैं ज्यादातर टाइम के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये कोई कई चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है, कि भाई यार ये भी इस तरह की भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। बट उसके लिए हमें हर जगह जगह पे फिजियो से मदद लेनी है, डॉक्टरों से मदद लेनी है। तो वेरियस चैनल हैं, हम उनके थ्रू हेल्प लेते थे। और इस जर्नी में बहुत लास्ट के 4-5 साल में तो कुछ स्पॉन्सर और एक जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है वो, या फिर फेडरेशन एनआरआई का,
जो नेशनल राइफल एसोसिएशन का, वो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। एक्चुअली मनु इज ब्लेस्ड टू हैविंग सपोर्ट फ्रॉम द ऑल कॉर्नर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मनु को कोई हेल्प की जरूरत है और वो नहीं मिली हो। मोर और लेस हम लोग मैनेज कर लेते थे फाइनेंशियल, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में था तो वो कर लेता था। और रही बात मेरी वाइफ की, वो तो उसके साथ हमेशा ही रहती है, क्योंकि मैं जब शिप पे जाता हूँ, मान लिया 4-4 5-5 महीने भी चला जाता हूँ कई बार, तो वो सब कुछ टेक केयर करती है। राइट सर, मैंने सुना है मनु आपके साथ सेल भी किया हुआ एज बचपन में, एज एज अ चाइल्ड। सो उन दिनों का थोड़ा बताइए तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। मैं वीएलसीसी पे था। उस टाइम पे मनु गई थी एक बार में। तो उस टाइम पे वो वीएलसीसी आपको पता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो यस, उसमें मैंने भी डेक काफी डेक किया है, डेक 7 VLCC किए डेक पे घूमने जाते थे, ऊपर नीचे जाते थे। तो उस टाइम पे हमारे जो चीफ इंजीनियर थे वो काफी एज के थे, तो उनको वो बहुत प्यार करते थे, बहुत बच्चे से गोदी में उठा लेते थे, क्योंकि मनु बहुत छोटी थी। लेकिन मनु बहुत नटखट भी थी। वो कभी उनका कंप्यूटर के वो कीबोर्ड छेड़ देती थी, कभी कुछ कर देती थी, कभी फोन उठा लेती थी। तो बट उसको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे गई थी। फिर एक प्रोडक्ट टैंकर पे हम साथ में थे, तो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल में ही अक्सर वो उनको लाइफ जैकेट पहना के उनके स्विमिंग पूल में ही उनको वो कर देता था। वहाँ पे 2-3 ऑफिसर इतने अच्छे मिले कि वो उनको पढ़ा देते थे स्कूलिंग के बारे में। अच्छा। और हाँ, तो उसको एक ऐसा लगता था कहीं पे भी कभी भी जाओ, फिलिपिनो क्रू होते थे उस टाइम पे, तो थोड़ा बहुत फिलिपिनो सीखना, उनसे खाना बनाना सीखना, ये सारी चीजें नटखट वाली चीजें करती थी। बट मुझे ऑन बोर्ड में भी बहुत लोगों का सपोर्ट मिला कि मैं मान लिया सेकंड ईयर के, आपको उस टाइम पे सेकंड ईयर था, तभी बहुत ज्यादा काम होते थे, आपको पता है टैंकर में तो विशेष ये होते हैं। तो उस दौरान मुझे मेरे कुलीगों का बहुत वो मिला कि भाई आप 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ा दो, आप पढ़ा दो, इस तरह ना। सो दे यूज टू, और वो एक तारीफ करते थे कि एक बार बच्चे को पढ़ा दिया तो उसको सब पता है, अभी दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं होती उनको। तो दैट वे वी आर ब्लेस्ड। एग्जैक्टली सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपने बोला थोड़ी देर पहले कि मनु का ऑलवेज बहुत सपोर्ट मिला है, एंड आप लोग तो थे ही, एंड देन शी इज आल्सो द सपोर्ट ऑफ स्पॉन्सर्स एंड फेडरेशंस। लेकिन सर, इंडिया जैसा देश में ऐसा बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्ट्समैन है जो तरक्की करना चाहता है, जिनके पास स्किल, टैलेंट, स्टैमिना सभी है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक दीज, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? देखिए, पैसे के लिए मदद कोई नहीं करता जब तक आपका मेडल नहीं आता है। ये तो क्लियर है इंडिया में। जो कि मैं ये कहूँगा कि ग्रास रूट पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यदि मिल जाए तो वो बहुत बड़ा वो होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हरियाणा से लगभग 20,000 के करीब शूटर्स हैं जो ओलंपिक में जाना चाहते हैं, खेलते हैं। और सरप्राइजिंगली हरियाणा में एक भी शूटिंग रेंज नहीं है गवर्नमेंट अच्छा। की, जो बड़ी होनी चाहिए। तो और उससे अभी ओलंपिक में मेडल भी आए हैं। 2018 में मनु ने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में। तभी हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई यहाँ पे एक बड़ी सी कोई रेंज बना दी जाए, कुछ हो हरियाणा में होनी चाहिए एक्चुअली एक आधी तो शायद सरकार के पास पैसे नहीं है या और कुछ है, आई डोंट नो। बट वो इस चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और रही बात पैसे की, पैसा तो खेल पॉलिसी में ये होता है कि जब आप मेडल लाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो उससे पहले तो आपको आपके माँ बाप को ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, उन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। मेरे केस में मैं ये था कि मेरा जॉब आपको पता है मर्चेंट नेवी में, तो मैं अफोर्ड कर लेता था बच्चों को कि भाई उनको हम्म। उनकी इक्विपमेंट, उनकी ये चीजें मैं कर लेता था। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैंने एक चीज सोची है उसी में, मनु ने सोची, मैंने क्या बल्कि वो एक ऐसा चीज करना चाहती है कि भी अपनी लाइफ को स्पोर्ट्स में देना चाहती है। जो इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन है या जो जो जिनको जरूरत है इस तरह की, वो इस तरह की चीजें शुरू करने वाली है। तो ताकि भाई वो उन बच्चों को जो जैसा डिफिकल्टी बहुत सारे बच्चों को मिलती है, क्योंकि उसकी क्लास में क्योंकि हमारा गांव गोरिया में यूनिवर्सल स्कूल में हमारा
लोअर मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं गांव में, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शूटिंग जैसे महंगे हम्म। गेम को बर्दाश्त करें। तो वहां पे भी हमने शूटिंग रेंज शुरू कर रखी है गोरिया में, जो जिसमें मनु ने जिसमें खेल के मनु वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, जिसमें खेल के मनु कॉमनवेल्थ चैंपियन बनी थी, जिसमें खेल के मनु यूथ ओलंपिक बनी थी, 12th क्लास तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहां पे कोई स्पेशल ऐसे कोच भी नहीं थे, कोच भी हमारे आर्मी के एक बंदे होते थे, आर्मी से ही लेते हैं हम जनरली, या फिर इस तरह के बंदे लेते हैं जो हमारे आसपास में जो हमारे बजट में मिल जाए, तो डिसिप्लिन्ड वाले हों, तो इसलिए हम आर्मी रिटायर्ड पर्सनों को ही लेते हैं ज्यादातर। तो उन्होंने जो चीजें शुरू की थी, तो हमने भी यही कहा कि भाई अभी मनु ने इस मुकाम तक पहुंच गई है, और हमने स्कूल में उन बच्चों के लिए फ्री वो कर रखा है, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी अच्छा। सिर्फ स्कूली फीस की जो भी है नॉमिनल वही लगती है, शूटिंग के लिए कोई फीस नहीं लेते हम अपने स्कूल में। ओ। तो वहाँ वहाँ पे ये चीजें हमारी 2010 से रेगुलर चल रही हैं, और आज 14 साल हो गए हमारे स्कूल में, सब जो भी बच्चे करते हैं उनसे कोई इस तरह के पैसे नहीं लेते। सर एक चीज आपने मेंशन किया, जो हम लोग का इंडस्ट्री में भी काफी उस पे काम होता है, मेंटरिंग एंड कोचिंग। कोचिंग सर, हाउ, आपको क्या लगता है? वी ऑल नो द रोल ऑफ कोचेस, लेकिन वो कितना कितना एसेंशियल है एक किसी को सक्सेस देना? आप अगर इस पे थोड़ा मुझे बताइए सर, कोच कोच का रोल क्या, एक्चुअली कितना ज्यादा है? एक्चुअली सही देखा जाए तो कोच का रोल होता है। देखो बच्चे को मान लिया स्टार्टिंग में कोच की जरूरत पड़ती है कि भाई आप सिखाना शुरुआत करते हो, आपको कुछ पता होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। फिर जो आता है मीडियम दौर, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोचिज का ज्यादा रोल होता है, क्योंकि बच्चे एक बार नेशनल तक खेल जाते हैं जैसे शूटिंग में, उनको बहुत कुछ पता चल जाता है, कैसे क्या करना क्या नहीं करना, प्रैक्टिस करनी, जैसे शूटिंग जैसे गेम में। तो कोच का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। कोच का फिर शूटिंग में मेंटली बैलेंस करने, बात करने में कोच का रोल होता है। अब मनु के केस में क्या हुआ कि मनु ने 2016 में शूटिंग स्टार्ट की, हम्म। अप्रैल में। 2016 में मनु को टीम मेडल आ गया, हरियाणा की तरफ से खेलते हुए नेशनल में गोल्ड आ गया। तो अब 2017 में जो हमारे पास जो कोच थे वो हमारी एकेडमी छोड़ के चले गए, उन वो अपना अलग से उन्होंने एकेडमी खोल ली। ठीक है। ओके। दो 2017 में वो चले गए, मनु प्रैक्टिस करती रही। फिर जो कोच नए आए स्कूल में, वो मनु को थोड़ा सा जचे नहीं अच्छे से, मतलब उससे प्रैक्टिस ज्यादा हो नहीं पाई उनसे। लेकिन मनु लगी रही, और मनु ने 12th होते होते स्कूल के अंदर ही जहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, स्कूल के अंदर अंदर रहते रहते मनु ने कॉमनवेल्थ जीत लिया। तब उसके पास कोई कोच नहीं था। वो यूथ ओलंपिक जीता, तब भी उसके पास कोई कोच नहीं था। और फिर ये क्या बोलते हैं, वो वर्ल्ड कप जीता, तब भी कोई कोच नहीं थे। कोच अच्छा। उस टाइम पे कोच जो होते थे वो ये होते थे कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्टिजेंट जा रहा है, तो गवर्नमेंट सरकारी कोच तो जाते ही जाते हैं। अब वो हम्म। सरकारी कोच और पर्सनल कोच में बहुत फर्क होता है। बहुत बहुत ज्यादा फर्क होता है। सरकारी कोच तो 8-10 होते हैं, उनकी टेक्निक आपके पर्सनल कोच से जरूरी नहीं है मैच करती हो, डिफरेंट भी हो सकती है। बट एक बार मेडल आ जाता है किसी बच्चे का, तो फिर फोटो खिंचाने के और कोच डिक्लेयर करने में हमें भी कई बार मीडिया से पता चलता है कि फलाना मनु का कोच है। मैं कहा चलो अच्छा अच्छा, हमें हमें अभी पता चला, ठीक है जी। कभी क्यों कोचिंग किया होगा क्यों बचपन में, क्यों एंड क्यों देन क्यों क्योंकि नहीं नहीं किया होगा, नहीं, क्योंकि वो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, फलाना दिखड़ा में वो फोटो जो उस टाइम पे मेडल के बाद खींचा होता है ना, वो आ या। जाता है, तो लोग प्रज्यूम करके वो लिख ही देते हैं, कोच ने ऐसे बताया, कोच ने ऐसे बताया, कोच ने ऐसे बताया। सर तो एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करना, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो है स्किल, और एक तो है कैसे शूटिंग करे, एक है मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ। वो जैसे वो एक तरह की विदाउट इवन मूविंग अ फिंगर, वो एक्चुअली एम ले रही है। मेंटल स्ट्रेंथ देखिए उतना देखिए, कहाँ से कैसे बिल्डअप होता है? मैं वही कह रहा हूँ कि जो टोक्यो में जो हुआ, गन का लीवर टूट गया था। हम्म। 2 गन थी मनु के पास में, हम्म। लेकिन दूसरी गन जब आप चालू करते हो किसी भी जगह पे, तो आपको 5 साइटर शॉट दिए जाते हैं कि भाई आप गन को कहाँ बिहेव करती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए। तो उन्होंने वो मना कर दिया कि वो नहीं देते हैं। अच्छा। इनफैक्ट में बहुत सारे कंपटीशन में वो दे देते हैं, तो वो उस टाइम पे जो जूरी थी उनके हाथ में था, वो दे भी सकते थे नहीं भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि वो कोई कंपलसरी नहीं है आपको मिलना।
उसने क्या किया, वो दूसरी गन का लीवर निकाल के इसमें डाला, जिसके लिए पिस्टल को ये कह रहे हैं कि 75% पिस्टल को डिसमेंटल करना पड़ता है, और वो डिसमेंटल करके वो निकाल के उसमें डालना पड़ता है, और वो आप वहां पे नहीं कर सकते जो आपकी फायरिंग एरिया है। अच्छा आपका एक एरिया बनाया जाता है, नॉर्मली जापान में वो 300 मीटर दूर था, वो वहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, 300 मीटर दौड़ के आओ, तो वहां पे जाके आप उसको उसको खोल के उसको लगा सकते हो। तो कोच उस टाइम पे मनु के साथ में थे, रौनक पंडित जी, वो दोनों दौड़ के वहां गए, उन्होंने चेंज किया और वापिस आए। पूरे प्रोसेस में लगभग 22 मिनट खराब हो गए। और शूटिंग में ना आपको 10 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, ठीक है। तो जब 22 मिनट का टाइम खत्म हो गया, और हर शॉट का एक टाइम होता है कि आपको 15 सेकंड होल्ड रखना है, फिर 5 सेकंड में शॉट करना है, फिर 10 सेकंड ऐसा करना है, वो हाथ का एक वो रहता है। तो 22 मिनट वेस्ट होने के बाद में जब मनु को लगा कि भाई मेरा तो मैच ही पूरा नहीं हो रहा, तो उसने अपने आप को स्पीडी मोड में कर दिया, है ना। अच्छा, जैसे हम लोग कई बार लेट टेम्पो हो रहे चेंज होते हैं कर तो, देते हैं, हाँ। हाँ, जब वो चेंज कर दिया उसके बावजूद भी वो टोक्यो में लास्ट शॉट उसका 8 लग गया था शायद, क्योंकि 15 सेकंड ही बचे थे, जो कि 1.5 मिनट में एक शॉट मारना होता है। तो उसने कि भाई ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि टाइम निकल गया तो हम्म। फिर जीरो जीरो हो जाएगा। तो वो शायद 8 लग गया, नहीं तो वो उस टाइम पे भी वो फाइनल की पूरी दावेदार थी। और एक बार फाइनल में आ जाते हैं तो फिर मैच जीरो से शुरू हो जाता है, वहां पे उसका कोई हम्म। मतलब नहीं होता कि आपने क्या किया है। तो मनु का टोक्यो का ओलंपिक में जो वो था, खराब नहीं था, परफॉर्मेंस खराब नहीं था, बस दुर्भाग्य था कि उसकी हाँ, पिस्टल ने दुर्भाग्य धोखा था, पिस्टल धोखा दे धोखा दे दिया, दिया। या तो जी। उसका हाउ डिड शी कम ओवर दैट जी। उसके ह्यूज लॉस, यू नो? उसके उसके बाद ना, नहीं, उसके बाद उसके पास 2 मैच और थे, हम्म। लेकिन ये उसके बैक ऑफ माइंड में आने लगा कि यार तेरा पिस्टल क्यों टूट गया, तेरा पिस्टल कैसे हो गया। तो वो शूटिंग से थोड़ा सा उसका मेंटली डिस्टर्ब होने लगी कि यार अच्छा। शूटिंग की वजह से ना, मतलब जब भी शॉट मारे तो ये नहीं, कहीं ये लीवर तो नहीं टूट जाएगा, कहीं शूट पिस्टल हाँ, खराब तो नहीं उसका हो दिमाग जाएगी। में बैठ गया। तो थोड़ा सा ये हो गया, तो वो तीनों मैचों में बाकी 2 मैचों में वो इतना अच्छा नहीं कर पाई जितना उसको करते था। स्पेशली जो मिक्स का मैच था, उसमें मनु और सौरभ चौधरी पहले राउंड में टॉप फर्स्ट में आए थे, अच्छा। फिर 8 बच गए थे। तो सेकंड राउंड में पता नहीं इस दौरान क्या बातें हुई, कैसे क्या हुआ, उस दौरान उसका 2-3 शॉट लगातार खराब निकल गए, जिससे वो 7वें पोजीशन पे बाहर निकल गया। तो सर, वो आप गए थे अभी उनके साथ? आप थे उनके नहीं साथ नहीं पेरिस नहीं, में? मैं नहीं गया, मुझे वो अलाउ नहीं करती है बाहर अच्छा। जाने का। मेरे को और मेरी वाइफ को कहती है कि आप इंडिया में ही हमारे साथ में मैच देखो, बाकी जगह नहीं। अच्छा। तो अच्छा। मैं मे नहीं बी गया। कंसंट्रेशन में लैप्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ? उसको उसको ज्यादा चिंता ये होती है कि मम्मी जो है उनकी शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा। तो वो उनके खाने के प्रति चिंता हो जाती है कि भाई मम्मी ने पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कि क्या है, इस तरह से ना। तो थोड़ा सा हम भी यही चाहते हैं कि भाई वो डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से ना। और फिर क्या होता है कि जो कोचेज होते हैं, प्ले एरिया होता है, वहाँ पे सब जगह हमें एसेस भी नहीं मिलता, क्योंकि अच्छा। वो ऑफिशियल जो कार्ड मिलता है वो तो वहाँ पे तो ऑफिशियल्स काफी को ही स्ट्रिक्ट मिलता है। है। हाँ। और दूसरा, यदि टिकट लेके आप जाते भी हो अंदर, तो टिकट सिर्फ उस मैच का उस दौरान का मिलता है, वो 1 घंटा 1.5 घंटे का जो भी मैच होता है, बाकी के लिए ऐसा नहीं मिलता कि आप खेल गांव में कहीं पे भी जा सकते हो। अच्छा। अच्छा। तो सर, वो अभी भी। अभी मैं पूछना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। हाउ हैज लाइफ, आई मीन वी ऑल नो कि कैसे लाइफ चेंज हो गया अभी मनु का, लेकिन पहले से एक दिन पहले, मेडल जीतने का एक दिन पहले और मेडल जीतने का एक दिन बाद, क्या लाइफ में देखिए चेंज हो गया सर? देखिए, मैं तो मर्चेंट नेवी का चीफ इंजीनियर हूँ, मेरी लाइफ एग्जैक्टली सेम है, अदर देन कि मुझे मुझे बहुत सारे कॉल आने लग गए। पहले 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 कॉल आता था 20 से 20, कॉल 21, है ना। इंजन रूम में कॉल करो 21, ठीक है, नहीं तो बड़ा साहब को कॉल करो 30, है ना। पहले पहले तो लिमिटेड कॉल आते थे, कैप्टन का आ गया, सेकंड मेट का आ गया है, नहीं तो कभी फायर पंप का आ गया, करेक्ट। तो अभी 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 कॉल आते हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर का, कोई एक्टर का, कोई बड़े क्रिकेटर का, कोई मिनिस्टर का, अभी कोई इस तरह की चीज आती हैं।
बट लगता है ये थोड़े दिन के लिए होते हैं कि सबको खुशी होती है, उस जोश में सब मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सब वो होता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे हमें खुशी हो रहा है उससे ज्यादा मुझे लग रहा है सर हमारे बहुत पड़ोसियों ज्यादा को भी एक्चुअली खुशी हो आप रही थी। सही बोले हैं, हाँ कितना खुशी हो रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है हम लोग कि हाँ, हम लोग का मैं कुछ अचीवमेंट मैं हुआ है। आप मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ, वो जो खुशी है ना आपके हर पॉइंट पे देख रहा हूँ। एग्जैक्टली तो ये चीज है कि हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि हम कितना खुश हैं। बट रही बात लाइफ चेंज होने की, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि भाई कोई इस तरह की कोई चीज होगी, बट अदर देन दैट कि भाई हमें रिस्पेक्ट से बहुत लोग बुला रहे हैं। बट क्योंकि मनु ने मोर देन 120 मेडल्स इंटरनेशनल एरिना में पहले इससे पहले जीत लिए थे, तो बहुत सारे इवेंट के बाद में सौभाग्य मिला कि प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलने का, जाने का, मुख्यमंत्री जी से, सबसे सम्मानित होने का बहुत बार ऐसा मिला हुआ है। तो इट्स नॉट कि भाई फर्स्ट मेडल है कि मनु को पहली बार लाइमलाइट ऑफ देखी है। कोर्स नहीं, जी सक्सेस तो उनका उनका तो सक्सेस बचपन से ही है। हाँ लेकिन हाँ, अभी लेकिन कैसे मैं हैंडल हाँ कर रही है वो? बस यही है, हमने भी यही बात की थी कि भाई ग्राउंडेड रहोगे तो लंबे दूर तक जाओगे। क्योंकि मैंने उसको एक बात बताई थी कि जब वो स्टार्टिंग में पहली बार उसने नेशनल जीता था, तो मुझे एक बहुत बड़े ऑफिशियल्स जो फेडरेशन के थे उन्होंने कहा था कि भाई बच्चे आते हैं और गुम हो जाते हैं 1 साल 2 साल के अंदर ना, फिर वो कभी दिखते नहीं है। तो बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो प्रोटेक्ट करती है माँ या बाप। तो उसकी मम्मी पूरी तरह साय की तरह साथ रहती है, और वो नहीं होती है तो मैं होता हूँ। यदि हम दोनों यहाँ पे हैं तो ज्यादातर मैं जाता हूँ साथ में। वो घर के रेंज के पास में हमने घर लिया हुआ जिसमें मैं बैठा हूँ रेंट पे। तो सिर्फ इसी पर्पज से हम दिल्ली के आसपास डेरा डाले बैठे हैं कि मनु कुछ खेले, मनु खेले, मनु ये करे, ये इसके लिए। और मैं एक चीज उस टाइम पे बताना भूल गया था कि जो बचपन में मनु का, मैंने जैसे 2 जहाज का जिक्र किया, मनु का 4-5 जहाजों पे मेरे साथ में थी। अच्छा। और वो लगभग हर छुट्टियों में मनु और मनु का भाई अखिल उसकी माँ को साथ में लेके हम लोग कोशिश करते थे कि वो ऐसा एडजस्ट हो जाए कि बच्चों को साथ में ले जाऊं। तो ये इस मामले में भी मेरी अगेन मैं ये कहूंगा शिपिंग मैनेजर्स को कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एडजस्ट किया, बहुत सारी चीजें किया। ऑल्दो कि ठीक है, कॉस्ट तो सीफेयर्स का अपने बच्चों का खुद पे ही जाता है, बट टाइमली अरेंज करना और परमिशन मिलना वो काफी बड़ी बात है। एंड उसके लिए मैं फिर अगेन से ये कहूंगा शिपिंग फ्रेटर्निटी का धन्यवाद। सर मैं तो बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में दैट यू नो द होल इंडस्ट्री केम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड यू, एंड नाउ शी इज द प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ एवरी इंडियन। एंड उनको उनको थोड़ा नमस्कार जनाए सर, बोलिए हम लोग का तरफ से। एंड इफ शी कैन स्पेयर अ फ्यू वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स फॉर मर्चेंट नेवी, देन इट विल हेल्प अस स्प्रेड द नॉलेज, यू सी नो। आप मर्चेंट नेवी का यदि आप वर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो ऑनरेबल मिनिस्टर सोनोवाल जी का ट्वीट पे उन्होंने वीडियो डाला हुआ है उनके ऑफिस का। वो आप एक बार देखेंगे तो मैं उसको कैसे भेज सकता हूँ, आई डोंट नो, स्वीट से मेरे को डाउनलोड करना नहीं आता। नहीं नहीं, वो हम लोग कर वो लेंगे सर। हाँ, वो आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि मनु ने तो इनसाइड आउट सब कुछ कह ही दिया है ना। तो वो वीडियो आप यूज कर सकते हैं। उनको बोलिए सर प्लीज हम लोग का तरफ से कि हम लोग सब उनके साथ है। एंड ईच एंड एवरी सेलर, शी इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल विमेन ऑफ इंडिया। एंड इन आवर मर्चेंट नेवी हम लोग बहुत बड़े बहुत कुछ कर रहे हैं टू इनवाइट मोर एंड मोर women to join the merchant navy, and she is। मैं एक बात बोलता हूँ सर, आपको सलाह देता हूँ। मर्चेंट नेवी ना बोलिए सर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो देखो, हर कंपनी का एक CSR फंड होता है। ठीक दैट्स है, जैसे मनु ने स्टार्ट किया है, ऐसे ही यदि हम कोई चीज ये करें कि भाई आपके नाम पे यदि जैसे साल में कुछ आया, मान लिया कोई CSR है, कई बार क्या होता है CSR का मिस यूज भी होता है ना। तो वो आप हम ये ऐसा कर सकते हैं कि भाई कोई एक फंक्शन करें, उसमें उनके सामने उन जरूरतमंद बच्चों को पिस्टल दे सकते हैं, उनको कोई और चीज दे सकते हैं। तो वो जो CSR फंड का यदि हम सदुपयोग कर सकते हैं थ्रू अच्छे उसके थ्रू, जो खुद चाहता है कि यार मैं गेम को, स्पोर्ट को मदद करूं, सीवियर्स पे पैटर्निटी में हो सकता है या ऐसा हो सकता है, जो भी जिन बच्चों को जरूरत है, तो हम बहुत सारा फंड देते हैं ऐसे लोगों को जो पता नहीं वो क्या करते हैं। जैसे मैंने कल परसों एक बंदे को देखा यहाँ पे, उसके पास 8 बॉडीगार्ड है, करते क्या है भाई साहब? बोला जी मैं NGO चलाता हूँ। मैं कहा NGO में क्या होता है? बोला जी CSR फंड आके वो करता हूँ। मैं तो 8 बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? 2 गाड़ी आगे चल रही, 2 गाड़ी पीछे चल रही है। सोशल काज कर रहे हो और उसके बाद तो ऐसे कर उस रहे पे हो।
तो उसका मिसयूज भी करते हैं। हाँ, तो मैं यही कहूंगा, यदि शिपिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें यदि सीएसआर फंड यदि उन खिलाड़ियों के नाम पे चाहे कल मैं ही क्यों ना लूं, आपसे आपने पास आऊं, तो भी ये होना चाहिए कि एक पैनल बता दो जी आपने क्या किया उस पैसे का, थोड़ा तो हिसाब लेना चाहिए कि चलो भाई आपको हमने इतने पैसे दिया है, तो आपने बच्चों को दिया, उनकी कोई थोड़ा लिस्ट दे दो, कुछ वो कर दो, ताकि उनको थोड़ा ये लगे कि भाई वो राइट डायरेक्शन में जा रहा सर है बहुत ना। बहुत अच्छा सलाह दिया आपने। मैं कोशिश जी करूंगा इसको बहुत दूर दूर तक हम पहुंचाए। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपका शुक्रगुजार है हम। एंड मैं बहुत सॉरी कहूंगा कि आपको कई दिन से मुझे ऐसा मिला कि मैं बहुत बार कभी मनु का गाड़ी चला रहा हूँ, कभी होटल में जा रहा हूँ, कभी उनसे मिल रहा हूँ, और हो नहीं पाया, तो मुझे सो पता चला सर, हाँ, बिकॉज आप जी जैसे पोजीशन में है, आप इतना टाइम दे दे पाए हो। मैं मैं बहुत आभारी हूँ। एंड thank you very much, and from the bottom of all our hearts, thanks to Manu. We want to see her win gold medal next time, and we sir हम लोग बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे उनको। हम लोग तो जी सब जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर ओके सर, थैंक यू।